अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। वज़ारत सेहत के हवाले से आपके इल्म में होगा कि मुख्तलिफ़ सवालात वक्तन ब वक्तन उठते रहते हैं और कई मरतबा तनकीद भी होती है। अद्वियात का मामला हो या दीगर मामलात हों, उस पर माजी में भी वफाकी वज़ारत पर तनकीद होती रही है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त इशूज़ क्या हैं, हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर, जो निगरान वफाकी वज़ीर हैं, डॉक्टर नदीम जान साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। जी शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो केयर टेकर गवर्नमेंट आने के बाद माजी में हमने देखा कि जैसे ज़िक्र किया, मुख्तलिफ़ सवालात उठते रहते हैं। आपने वज़ारत में आने के बाद क्या देखा कि कौन सी ख़राबियाँ हैं, कौन से चैलेंजेस हैं बतौर निगरान वज़ीर आपने देखे? हाँ, वो गालिब का एक शेर है ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गए। तो वही मामला है, लेकिन मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी भी देख रहा हूँ। ये हमारी पोटेंशियल्स को चैलेंज करने का वक्त है। हमें साबित करना है कि हम क्यों आए हैं और हमने क्या करना है। हमें अपना एजेंडा बड़ा क्लियर है, हमारे पास टाइम बहुत कम है और इसी में हमने बुनियाद डालनी है एक बेहतरीन सिस्टम की, और जो रोज़मर्रा के मामलात में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं वो करें। और कुछ इनोवेशंस है जो हमारी प्लान का हिस्सा है, वो हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे फर्स्ट फेज़ में। लेकिन फिर आने वाली गवर्नमेंट के लिए वो इंशाल्लाह बाइंडिंग होगी, वो उस पर अमल कर सके। तो सबसे पहले तो मैंने गवर्नेंस के हवाले से जो देखा कि हम क्या कर सकते हैं और क्विकली हम विंस क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखिए हमारा सिस्टम जो था वो मैनुअल था, हम इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। पूरी मिनिस्ट्री इंशाल्लाह हम डिजिटलाइज कर सकेंगे बाय एंड ऑफ आवर टेन्योर। और फिर जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हमारे डिजिटलाइज है, प्रोविंस हमारा डिजिटलाइज है, लेकिन हम बेसिक हेल्थ यूनिट्स की डिजिटलाइजेशन की आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। दूसरा, हमने गवर्नेंस में देखा कि बहुत सारे ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं और उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो हमने ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट सेल अपनी बना ली है, ताकि वो जो भी वर्कर्स के कंप्लेंट्स हो या हमारे कम्युनिटीज़ से हो, उसको एड्रेस कर सके। दूसरा, हमारा जो सिस्टम है प्रोसेसेस, उसको बेहतर करने के लिए हमने एक इंटरनल ऑडिट सिस्टम अपना बना लिया कि हमारे प्रोसेसेस को वो नॉन फाइनेंशियल को भी वो देख सके और अपने इस ओपीज़ जो हैं और हमारे जो क़वाइद और क़ानून हैं उसके मुताबिक हम किस तरह काम कर रहे हैं वो हमने बना लिया। इसके साथ साथ हमने एक इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टीरियल टास्क टीम बना ली है, जिन सारे मिनिस्टर के साथ मिलके हम चारों मिनिस्टर मिलके डिस्कस करते हैं चीज़ों को और फिर एक डिसीजन पे हम पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ जो सर्विस डिलीवरी की आपने बात की दवाइयों के हवाले से, तो ड्रैप के अंदर रिफॉर्म्स लाने का और ड्रैप को इम्प्रूव करने का, उसकी इस्तेदाद बढ़ाने का, उसका हमारा एक प्लान है, ऑलरेडी हमने आगाज़ किया हुआ है। उसमें अकाउंटेबिलिटी लाने का, उसमें कुछ चेंजेस लाने का और उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमने इक़दाम किए हैं। जैसे हमने वो टोल फ्री नंबर है हमारा, जिस पे कोई भी हमें शिकायत कर सकते हैं ड्रैप को। हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम है, उस पर ड्रैप को शिकायत की जा सकती है। और हमने एक आती ही एक ऐप लॉन्च कर दी जो कि हर एक एंड्रॉइड पे वो डाउनलोड हो सकती है और वो मेडिसिन के बारे में हर शहरी ड्रैप को शिकायत लॉन्च कर सकता है। और उसके लिए हमने एक टीम डेडिकेट की है, 24/7 वो बैठी रहती है और वो उसको एनालाइज करती है और प्लस को फीडबैक भी देती है। तो जब तक कि वो ज़्यादा नहीं हो जाता उस कंप्लेंट का, वो हम चैन से नहीं बैठते। तो ये सिस्टम हमने शुरू किया। बाकी हम इसमें मज़ीद कंप्लेंट मौसूल हो रही हैं आपको? जी, अभी तक कोई 150 कंप्लेंट्स आई हैं। अच्छा। और ड्रैप के इतला के मुताबिक 80% रिजॉल्व हो गई, यानी कुछ उसमें स्प्यूरियस भी थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। लेकिन हमारी इसी कंप्लेंट की वजह से हमारी टीम ने छापे भी मारे हैं। आप देख रहे हैं कि जो क्रैकडाउन शुरू हो गया है इलीगल केमिस्ट के अगेंस्ट और इलीगल उसके प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, वो शुरू है, पूरे मुल्क में शुरू है। इसी तरह हमने स्प्यूरियस मेडिसिन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। वो भी जो पुअर क्वालिटी की मेडिसिन है, आपको मालूम है कि वो मार्केट से उठाई जा रही है। लेकिन आप दिसंबर में कोई समिट भी करवाने जा रहे हैं, बताएंगे कि उसका एजेंडा क्या होगा? जी बिल्कुल, वो हमारे प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। असल में इसकी फ़िलासफ़ी ये है कि जब कोई आ गया, पूरी दुनिया उसके लिए रेडी नहीं थी, तो उसने दुनिया को हिला के रख दिया। और जो $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए थे इनिशियल में, इसको किसी भी पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, मुल्कों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जो चाहिए थे, वो $2 ट्रिलियन में कन्वर्ट हो गए। तो अभी हमारी सोच ये है कि पाकिस्तान दुनिया को दिखा सके कि वो हेल्थ सेक्टर को लीड कर सकते हैं। तो हम तमाम हेल्थ मिनिस्टर्स, टॉप लीडरशिप को इनवाइट कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिसमें टेक्निकल टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स आएंगे और हम मिल के
एक ऐसा सिस्टम वज़ा करने जा रहे हैं कि जिसमें लो एंड मिडिल इनकम न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को फ़ायदा हो, कि जब भी कोई पैंडेमिक आ जाती है उनकी कैपेसिटी इस लेवल की हो जो गरीब ममालिक हैं कि वो इफेक्टिवली पैंडेमिक को रिस्पॉन्ड कर सके, उनके पास वैक्सीन अवेलेबल हो, उनके पास कैपेसिटीज़ हो, उनके सिस्टम रोबस्ट हो। तो वो हम एक काइंड ऑफ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंशाल्लाह उसमें वज़ा करेंगे और उससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। लेकिन मिनिस्टर साहब, अभी वक्तन बवक्तन ये भी खबरें आती हैं कि कोविड जो है वो ख़त्म हो गया है, फिर पता चलता है 2-4 केसेस आ गए हैं। बतौर वज़ीर आप समझते हैं कि कोविड का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है या अभी भी खदशात मौजूद हैं? देखिए, जो वायरस, हम एक वायरस इरा में रह रहे हैं। ये आप शुरू करें ये स्पेनिश इन्फ्लुएंजा से, जब 1920 में आया था, फिर उसके बाद इबोला, जीका, मार्स, ये वायरस मुख्तलिफ शेप में आता रहेगा, रिस्क अभी भी मौजूद है। अच्छा। और इसी रिस्क को कम करने के लिए हम अपनी सिद्धांत बढ़ा रहे हैं, हम अपनी जो प्रिपेयरनेस कैपेसिटी है, रिस्पॉन्स कैपेसिटी है, उसको बढ़ा रहे हैं। हम वैक्सीनेशन के अमल को जारी रखे हुए हैं, अभी भी हमारी कोविड की वैक्सीनेशन भी जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन ये जो समिट है, ये बैकग्राउंड में हमारी सिस्टम को इस काबिल बनाएंगी कि मज़ीद भी वायरस आएंगी, पैंडेमिक्स अल्लाह ना करे लेकिन आने का ख़तरा है, और आउटब्रेक्स तो आती रहती हैं। तो हमारी जो भी वबा या आफत आ जाएगी उसको निमटने के लिए हमारी इस्तिताअत इस काबिल होगी कि हम प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कर सके और उससे हमारे अवाम को नुकसान ना हो, हमारे सिस्टम डिटेल में। मिनिस्टर, कौन से खदशात हैं, कौन सी वबा आने वाले दिनों में सर उठा सकती है फिर से? एक तो ये जी कोविड के जो म्यूटेंट्स आ रहे हैं, उसमें वेरिएशंस आ रही हैं, ये हैं। ठीक है। बाकी भी देखिए, हम एक इको सिस्टम में रह रहे हैं एनिमल के साथ, तो हम मुल्क में एक वन हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, यानी ज़ूनोटिक हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ दोनों क्या करके, क्योंकि आपने देखा कि 2-3 हमारी पैंडेमिक्स तो एनिमल वर्ल्ड से आ गई, वो चमगादड़ से लिंक वो हो गई है। तो हम उसी को बेस बना के हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं ताकि मुकम्मल तौर पे हम होलिस्टिकली इसका अजाला कर सके, और इसीलिए हम ये फ्रेगमेंटेशन से वन हिल की तरफ जा रहे हैं, और ये समिट उसको इंशाल्लाह पूरी दुनिया में उजागर काउंटर करेगा। तो इस वक्त अगर आप देखें तो मंकी पॉक्स के केसेस थे, बीच में हमने देखे, फिर उसके बाद नेगलेरिया एक बीमारी थी। आप समझते हैं कि उनका खात्मा हो चुका है या अभी भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? जी, अभी तो उसमें शिद्दत में काफ़ी कमी आई है। मंकी पॉक्स के तो अभी केसेस आ रहे हैं, वो चूँकि बाहर से आ रही है, लेकिन हम उसको ट्रेस एंड ट्रैक कर रहे हैं और उनको मुनासिब सहूलियात मिल रही हैं। हमारी, आपने देखा होगा, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी टीम्स हम वक्त तैयार होती हैं, वो एयरपोर्ट पे भी बैठे रहती हैं, वो तमाम क्रॉसिंग पॉइंट्स पे रहती हैं ताकि कोई भी केस हमसे रह ना जा सके। और फिर हम इन्फॉर्म करते हैं हेल्थ सिस्टम को जब भी कोई केस आइडेंटिफाई हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई केस हमारे रडार से गायब नहीं है मंकी पॉक्स की, लेकिन कमी ज़रूर है। नेगलेरिया भी काफ़ी कमी आई है अभी तो रिसेंट ये चंद दिनों में, तो हमें कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ नेचर। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है, जिस पर पाकिस्तान के ऊपर तनकीद भी होती है, सवालात भी उठते हैं, वो हैं पोलियो के केसेस। अभी भी अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कमी ज़रूर आई है लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं हो सका। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? असल में आज भी हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स की मीटिंग कॉल की पोलियो के हवाले से। ठीक है। जिसमें पोलियो प्रोग्राम और हम सब उसमें मिल के डिलिब्रेट करेंगे कि किस तरह इसका ख़ात्मा कर सके और अपने कैंपेन्स को बेहतर कर सके। कोई लैप्सेस हुई हैं ज़रूर। एक तो हमारी शुरू में जब ये पोलियो प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमें ऑपरेशनल रीच में मसले थे, हमारी चिल्ड्रन जो थे बहुत तादाद में मिस हो रहे थे। अच्छा। अभी वो फिनोमेना तो काउंटर हो गए, ऑपरेशनली प्रोग्राम काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं। हम हर घर पहुंच रहे हैं, हर बच्चे को पहुंच रहे हैं। अभी हमें प्रॉब्लम है कुछ पॉकेट्स में, और वो है कम्युनिटी रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस जो है वो 2 वजह से है। एक तो उसकी कोई मिसकंसेप्शंस है, या वो ये बार बार की कैंपेन से उनको फटीग आ गई है। इसके साथ साथ जो मेन डायलेमा है भी प्रोग्राम का, जिसकी वजह से हम अभी पहुंच नहीं सके ज़ीरो पे, वो है फैक्ट फिंगर मार्किंग। फैक्ट फिंगर मार्किंग ये है कि हमारी टीम जो वैक्सीनेशन कुछ जगहों पे वो कम्युनिटी के साथ मिल के कर लेते हैं कि जी कम्युनिटी की चूँकि कन्विंस नहीं होती इस पर, तो कहते हैं मत पिलाओ, तो कहते हैं मैं पिलाना चाहता हूँ। वो कहते हैं अच्छा आपका काम भी हो हमारा काम भी हो, आप इसको फिंगर मार्क करें, आपका काम हो गया, और आप पिलाएं मत वैक्सीन को। तो इसको हमने तोड़ना है, और इसको तोड़ने के लिए हमने एक स्ट्रेटेजी डिज़ाइन की है। इंशाल्लाह आज वो प्लेटफॉर्म पे हम रख देंगे। इसमें ये है कि हम एक नई री इनोग्रेटेड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी लॉन्च कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध? हमारे अभी जो रेजिस्टेंस के मेन पॉकेट्स है वो तो सदर्न KP से आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जगहों पर भी खाल कम वो आ रही है, रिफ्यूज़र्स आ रहे हैं, लेकिन उसको एड्रेस किया जा रहा है। लेकिन अभी जो वायरस सर्कुलेट कर रहा है वो सदर्न KP है। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से यहीं से हम गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे।
हम वैसे ओवरऑल सूरत हाल देखें तो बतौर वज़ीर आपको कोई खदशात हैं कि मज़ीद अगर सैंपल लिए जाएँ तो मज़ीद केसेस आ सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा से? अच्छा, मैं इसमें आपको एक होप दे दूँ। होप ये है कि हमने जो सैंपल साइज़ है इन्वायरमेंटल सैंपल्स की, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। ठीक है, यानी हमारा सर्वेलेंस ऑप्टिममली काम कर रहा है। तो हमें जो नमूने आ रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि 34 नमूने हैं, लेकिन उसमें 90% अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं, इम्पोर्टेशन हुई है। हमारे अपने जो है वो 10% से भी कम है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये अर्ज़ कर लूँ कि ये फिर भी ख़तरनाक है। अगर हमारे बच्चों को वैक्सीन तवातुर से नहीं मिल रही, उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो रही, तो वो जो बाहर से आया हुआ इम्पोर्टेड वो है वायरस स्ट्रेन है, वो सर्कुलेट करता जाएगा, वो हमारा अपना हो जाएगा। तो उससे खदशात हैं, और इसीलिए खदशात को मद्देनज़र रखते हुए हमने 3 क्वालिटी कैंपेन्स इंशाल्लाह प्लान की हैं, जो दिसंबर जनवरी तक हम मुकम्मल करेंगे पूरे मुल्क में, ताकि मुकम्मल तौर पे इसका खात्मा कर सके, और फिर हम 3 साल तक इसी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को मेंटेन रखेंगे कि कोई केस ना आ सके। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा में केसेस हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसमें अफ़गानिस्तान का अमल दखल ज़्यादा है? केसेस में नहीं, केसेस का तो हमारा जो 2 बच्चे, वायरस है, 2 बच्चों में जो वायरस हुआ है ना, वाइल्ड पोलियो वायरस, वो तो पाकिस्तान के अपने हैं, क्योंकि वो बच्चे रिफ्यूज़ल थे, यानी उन्होंने वैक्सीन, उनकी फैमिली ने वैक्सीन पीने से इनकार किया था, तो वो तो इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती। अच्छा, ये वायरस जो है ये अपनी एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रहा है, क्योंकि ये फना हो रहा है, तो ये हर जगह पे पहुंचेगा जहाँ पे इसको एक कंडूसिव इन्वायरमेंट मिल रही है, और वो कंडूसिव इन्वायरमेंट इसके लिए जो है वो बच्चे का अनइम्यूनाइज्ड गट। तो सर आपको अफगानिस्तान की तरफ से कौन सा चैलेंज है? अफगानिस्तान की तरफ से जो अभी इम्पोर्टेशन जो हमारे पास इन्वायरमेंट में आई है, लेकिन ख़तरा उससे ये है कि वो अगर हम सस्टेन करें और उसका तोड़ ना निकालें और हमारी इम्यूनिटी गैप्स हों, तो वो रिस्क बन सकती है हमारे बच्चों के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जो आपके पोलियो वर्कर्स जो हैं, जो टीम होती है आपकी, उन पर हमले होते हैं, कई लोग आपके शहीद भी हुए हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप कौन से इक़दाम करने जा रहे हैं? अच्छा, उनके लिए तो एक बहुत ही कम्प्रहेंसिव फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जिसमें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी पाक आर्मी के जवान और ऑफिसर्स मिल के बैठ के उनको तमाम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि कोई भी प्लान 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता, उसमें लेकुनीस ज़रूर, दुनिया में कोई भी प्लान हो। तो इसी तरह जो टारगेट्स किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे वर्कर्स को वो शहीद हो जाते हैं, तो वो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम में कोई फ्लॉ नहीं है। वो चूँकि हमारी रीच पूरे मुल्क में है, हम पूरे मुल्क को कवर कर रहे हैं, तो पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे को हमारे वर्कर पहुंचते हैं, तो उसमें वो जो शरपसंद नाज़िर हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन सर अगर हम पेशगोई करें, अगर हम एक उम्मीद रखें, तो आप समझते हैं कि 2025-2030 तक पाकिस्तान से पोलियो का जो ख़ात्मा है वो मुकम्मल तौर पर हो जाएगा? बतौर वज़ीर आप कब तक ये देख रहे हैं कि केसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे? देखिए जी, मैं तो इस प्रोग्राम का भी हिस्सा रहा हूँ, मैं आपको पता है एक हेल्थ वर्कर बहुत अरसे से सिस्टम में रहा हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि ये 2023 ही में हम ये बनू से जो वायरस सर्कुलेशन हो इसका ख़ात्मा कर सके, जो बनू डिवीज़न में हो रही है, वो तो हम तोड़ सके बाय दिसंबर। और उसके लिए हमने एक हब भी क्रिएट किया है, ऑपरेशनल हब, उसमें हमने बेस्ट ब्रांड्स को भी बिठाया हुआ है, हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत इनोवेशंस भी कुछ किए हैं इसमें, ताकि हम लोगों के दिल और जान भी जीत सके, दिल और रूह भी जीत सके, और वो मुकम्मल तौर पे हमारे साथ ताउन करे। तो हम हर एक एंगल को देख रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये ना कर सके तो फिर हमें मज़ीद विंडो मिल जाएगी 2024 और 24 में हमने करना है, तो 26 तक हमें फिर वो 26-27 तक फिर हमें वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं बड़ा पुरज़म हूँ मुकम्मल तौर पे कि इंशाल्लाह दिसंबर तक हम इसको एरेस्ट कर सकेंगे, बनू में कर सकेंगे आप। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मुल्क में सबसे जो एक अहम मसला होता है वो अद्वियात की कीमतों का मसला होता है, और वक्तन ब वक्तन कीमतों में इजाफा भी होता रहा है। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, आवाम को कोई रिलीफ आप दे के जाएंगे? देखिए, जैसे ही मैंने कल गन संभाला तो एक तूफ़ान प्रेशर आ गया कि जी कोई 206 मेडिसिन है, जिसकी पिछली गवर्नमेंट की एक उसमें फोरम में इसकी अप्रूवल भी हुई थी, हार्डशिप मेडिसिन है, और फार्मा इंडस्ट्री का ये वो है प्ली है कि हम इसको बढ़ाएं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें लॉस हो रहा है इसमें, वो एट्रीब्यूट कर रहे हैं डॉलर टू रुपीज़ पैरिटी की जो फ्लक्चुएशन आई है उसकी वजह से। हमने ये किया, हमने ड्रैब को कहा कि इसकी एक फॉरेंसिक एनालिसिस करें, ठीक है, कि कितना लॉस हो रहा है, लॉस हो भी रहा है या नहीं, कितना लॉस हो रहा है, और फिर इसको हम
एड्रेस किस तरह कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमने ये भी कहा कि हम आवाम पे कोई बोझ डालना नहीं चाहते। तो ये तो ऑप्शन ही रूल आउट कर लें कि हमने कीमतें बढ़ानी है। अब कोई अगर किसी जगह पे लॉस उनको हो रहा है तो हम उसको किस तरह कंपेंसेट कर सकते हैं, किस तरह उनको इंगेज कर सकते हैं और किस तरह उनको कन्विंस कर सकते हैं कि उनका काम भी चले, वो भी ऑपरेशनल अपनी जारी रखें, अपनी बिजनेस जारी रखें और मेडिसिन की सप्लाई में भी कोई ब्लॉकेट ना आ जाए और वो तवातुर के साथ चलती रहें। तो वो एक मैकेनिज़्म है। उसके साथ साथ हम इसको लॉन्ग टर्म पैराई में हम देख रहे हैं और हमारे एक आइडिया है जो हमने फ्लोट किया है इनको, इंडस्ट्री को, कि हम मुल्क में एक फार्मा पार्क बनाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी वो मॉलिक्यूल्स नहीं बना रहा है जो जिसकी वजह से वो दवाइयाँ बनती है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा बड़ा ह्यूज इंपोर्ट बिल है। इससे न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है बल्कि तरसील, मेडिसिन की तरसील, क्वालिटी और प्राइसिंग का भी इशू है। तो जब हम वो बनाएंगे इंशाल्लाह, वो हमारी दवाइयाँ भी सस्ती हो जाएंगी, वो फुल टाइम अवेलेबल भी होंगी और क्वालिटी भी हमारी कंट्रोल में होगी और क्वालिटी बेहतर रहेगी। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं और वो हम पूरा कर रहे हैं। हम उसके लिए लैंड का वो अंदाज़ा कर रहे हैं कि कहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। साथ साथ हमने एडवोकेसी शुरू की है बहुत सारे दोस्त ममालिक के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी विलिंगनेस है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में हमारी मदद करें और वो हम एक आगाज़ तो अपने टेन्योर में कर सकते हैं कि वो फार्मा पार्क कुछ बुनियाद तो उसकी हम डाल सके। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से यहीं से हम गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे। हम ये कह सकते हैं कि आपके होते हुए, निगरान हुकूमत के होते हुए कीमतों में इजाफा नहीं होने जा रहा या नहीं होने हमारी भरपूर कोशिश है बिल्कुल कि आवाम पे कोई बोझ ना पड़े। हमें प्राइम मिनिस्टर की, हमारे साथ तमाम लीडरशिप की डायरेक्टर्स हैं कि आप रिलीफ का सोचें। अच्छा। और हम रिलीफ ही का सोच रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी तो है ना कि मुल्क में जो जाली अद्वियात बन रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आप अगर मार्केट में चले जाएं तो वहाँ पे जाली अद्वियात मिलती हैं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है और इसके खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए हमने एक मेन स्टेप जो उठाया वो बार कोडिंग का, कि जो जेन्युइन मेडिसिन हैं उनकी एक बार कोड हो और उस पर हम ट्रेस भी कर सकें। इम्प्लीमेंटेशन में हमें चैलेंजेस हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मार्केट में गलत और ये स्प्यूरियस मेडिसिन नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हमारा ड्रैप, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट वो पूरी तरह फ़ाल हो रहे हैं। उसमें लैप्सेस ज़रूर हैं, वो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि 100% हम उसको इम्प्लीमेंट करा सकेंगे, लेकिन एक कोशिश हमने शुरू कर दी है कि उनका खात्मा हो। और उसका खात्मा सबसे बेस्ट तो ये है कि आप आवाम को एम्पावर बनाएं। तो ये नेटवर्क कितना मजबूत है डॉक्टर साहब? नेटवर्क तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि वो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। हाँ। और ये एक चूँकि प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो उसमें बहुत सारे स्टेक्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा अज़म भी बहुत मजबूत है। लेकिन इनके पीछे जो अनासर हैं वो भी तो देखना होगा कि कौन है। जो भी अनासर हैं, देखें, हमारा कानून, आइन बिल्कुल इसमें क्लियर है, हमारी गवर्नमेंट इस पर क्लियर है और हम खुद इस पर क्लियर है कि हमने इसको तोड़ना है। हम जहाँ भी कोई भी मेल प्रैक्टिस देखते हैं क्रैक डाउन हो जाता है। आपने पिछले 4-5 दिनों में देखे होंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और किस लेवल तक हम पहुँचे हैं और हम मज़ीद भी पहुँचेंगे। उनके लिए मैसेज ये है कि आप ये धंधा छोड़ दें। नहीं, लेकिन आप ये वजारत का कलमदान संभालने के बाद आपने ये देखा है कि उन कंपनीज़ को वजारत के अंदर से भी कोई आशीर्वाद था? मेरे इल्म में नहीं है। मैं इन्वेस्टिगेट ज़रूर कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ज़रूर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, हर एंगल से इसको देख रहा हूँ कि कैसे ये प्रोलिफरेशन हो रही थी। लेकिन इस वक्त अगर आप हैं वफाक में, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि ये सूबाई सब्जेक्ट होगा अगर सूबों को उनकी बात करें। लेकिन ये जो सैलाब का एक मामला था, अभी भी कई ख़वातीन जो प्रेग्नेंट वेमन हैं वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं और उनको शिकायत हैं कि उनको जो तिब्बी सहूलियात हैं, जो उनको रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रही, मेडिसिन भी नहीं मिल रही। तो इस हवाले से कोई वफाक की सूबों के साथ मिलके कोई पॉलिसी है कि बलूचिस्तान को देखा जाए, सिंध को देखा जाए? बिल्कुल जी, मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि हमने एक अपना इंटर मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप बनाया है सारे प्रोविंसेस के साथ। उसमें 4 हेल्थ मिनिस्टर्स और मैं खुद उसमें शामिल हैं और हम मिल के स्ट्रेटजीज डिज़ाइन कर रहे हैं। ये एक बड़ी खुशैन बात है कि अगरचे वो बाउंड नहीं है किसी सूबाई सब्जेक्ट है किसी नाते कि मुझे रिपोर्ट करें, लेकिन एक हमारे कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म है। एक दोस्ताना माहौल में हम बात कर रहे हैं। आपने देखा लाहौर में हम जो वो हुआ था, इंसिडेंट हुआ था इन्वेस्टिंग का, उसमें हम इकट्ठे थे। इस तरह
हम हेल्थ कार्ड का जो वो है प्रोग्राम है उसको हम यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं, पूरे मुल्क में एक हो, और उसके लिए भी सारे सूबे हमसे मिलके ताउन कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाएंगे कि एक ही प्रोग्राम हो पूरे मुल्क में। तो जो सैलाब की आपने बात की उसमें हम सेंसिटाइज कर सकते हैं प्रोविंसेस को कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी मुश्किलात आ रही हैं लोगों की, लेकिन सिंध गवर्नमेंट तो उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और उन्होंने तो ऑलरेडी कुछ रेमेडियल एक्शन ऑलरेडी लिए हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर होगा कि कहाँ पे वो 100% कवरेज नहीं होगी। तो लेकिन बलूचिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं। बलूचिस्तान के साथ भी हमारा रब्ता है और बलूचिस्तान में भी हम ये हेल्थ कार्ड जो है इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, उनके साथ हमारी बातचीत जारी है। हाँ। और अगर एक ही यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर पे हम एग्री हो जाए तो इंशाल्लाह उसमें अपना हिस्सा डालेंगे और वो जो हेल्थ इंश्योरेंस है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, वो इंशाल्लाह बलूचिस्तान को भी अवेलेबल होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो आपने इंजेक्शन का जिक्र किया, आपने ये नेटवर्क पकड़ा है, आपने ये देखा है कि इसके पीछे कौन था? अच्छा, इसके लिए तो दो हमारे फोरम हैं जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक है हमारी 5 रुकनी कमेटी जो कि टेक्निकल कमेटी है, फिर 15 मेंबर्स कमेटी है जो कि ब्रॉड बेस्ड है, जो जिसमें इन्वेस्टिगेशन के भी ऑफिसर्स हैं, फॉरेंसिक की भी, एंटामोलॉजिस्ट भी है, बायोकेमिस्ट भी है। इसमें वो मुख्तलिफ एंगल से इसका मुआयना कर रहे हैं। लेकिन मैं अब तक की जो सूरत हाल हमारे पास आई है और वो ये है कि जो कोल्ड चेन है इस वैक्सीन का ओरिजिनल, वो मेंटेन है, उन्होंने मेंटेन रखा है जो सप्लायर है। इन उसमें कुछ उनको लैप्स नज़र नहीं आया। लैप्स जो उनको नज़र आ रहा है वो है कि जी ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग हुई है, जब वो एक एंटिटी थी वो उसको डिस्पेंस कर रही थी, अपनी थी, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी जो जीनियस स्टैंडर्ड फार्मा के नाम से थी और वो नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी थी। उनके पास ये कोई रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट की तरफ से नहीं थी, लेकिन वो कर रहे थे क्योंकि मुनाफा था इसमें। तो शायद उधर हुई है कंटेमिनेशन, या जो मरीज़ है जिनको वो सहूलत मिल रही थी ऑन द स्पॉट, या उधर हुई है। लेकिन उसका ख़दशा कम है। उस ख़दशा ये ज़्यादा है कि ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग हुई है, क्योंकि स्केल ज़्यादा है, यानी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैल गया है। और उसकी अजाली के लिए हमने 1-2-3 स्टेप्स लिए हैं। एक तो ये है कि हमने जो ट्रेस किया है जो पेशेंट्स जो इफेक्ट हुए हैं कि वो आ जाएं और वो हेल्थ सर्विसेज हम उसको फ्री, पंजाब गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी फ्री प्रोवाइड कर रही है, तो वो इसको अवेल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी एंगल से इसको बढ़ा चुके हैं और कर रहे हैं। तीसरा हमारा मैसेज बड़ा क्लियर है कि इसको हम एक मिसाल बनाएंगे ताकि ये एक इबरत का निशान बन जाए। जिसने भी ये मेल प्रैक्टिस की है और लोगों को नुकसान पहुंचाए, उनकी बीनाई को नुकसान पहुंचाया, हमें तकलीफ दी, हेल्थ सिस्टम को तकलीफ दी, पूरे मुल्क को तकलीफ दी, तो उसको तो किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। और इंशाल्लाह ये इंक्वायरी जब मुकम्मल हो जाएगी, रिपोर्ट हमें दे देगी, तो फिर आप हमारा एक्शन भी देखेंगे। तो आप समझते हैं वो जो पेशेंट हैं, आप कितने पुरुमीद हैं कि वो रिकवर हो जाएंगे? इसमें अगर स्यूडोमोनास इन्फेक्शन नहीं है तो स्टेफिलोकाकस और स्ट्रेप्टोकाकस का जो इन्फेक्शन है वो तो रिकवरेबल है, उसमें तो इंशाल्लाह 60 to 80% रिकवरी है। अगर स्यूडोमोनास है तो उसमें ख़तरा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट लगे हुए हैं, मेयो अस्पताल में भी, नश्तर में भी, इधर भी लगे हुए हैं कि वो सर्जरी के ज़रिए अगर कुछ उसका ज़ाला कर सकते हैं, वो कर रहे हैं सर्जरी भी, या जो दूसरी इंटरवेंशन है हमारी एंटीबायोटिक्स हाई डोजेस की वो दे रहे हैं। तो एक सूरत तो उसकी गंभीर है। अच्छा है, लेकिन हम अगर देखें तो सिंध और जो वफाक है उसके बीच में कभी कभी जो है वो तल्ख जुमलों का तबादला भी होता है, नाला भी नज़र आते हैं। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के दौर में तहरीक इंसाफ के उस वक्त के वज़ीर ने कहा कि जो जना अस्पताल है कराची का और एक और अस्पताल का मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि ये कंट्रोल वफाक के पास होना चाहिए। सिंध ने उस पर सख्त एहतजाज किया। आप समझते हैं कि वाकई सिंध में जो 2 अस्पताल हैं उनका कंट्रोल वफाक के पास होना चाहिए, जिसमें जना अस्पताल भी शामिल है? उस पर ऑलरेडी चूँकि एक्ट पास हुआ है तो उसको तो हम नहीं चढ़ सकते, उनको मेरे ख्याल में बेहतर है कि वही चलाएं। अच्छा, मैं जो तलखी थी अभी हमारी दोस्ती में बदल गई है। अच्छा, हमारी चारों मिनिस्टर्स और हमारी अपनी एक बहुत ही अच्छा और आला कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। हम बात पे एक दूसरे से बात करते हैं, मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ, वो मेरे साथ सीनियर्स हैं तो वो मुझे गाइड करते हैं, फिर हम अपना भी नुक्ता नज़र उनके सामने रख लेते हैं, तो हम बड़ा जॉइंटली जा रहे हैं। हमारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम एक अच्छा कॉर्डियल वर्किंग रिलेशनशिप बनाए हुए हैं। लेकिन सर, सिंध में अगर आप थर को देखें तो थर के हवाले से जब खबरें आती हैं तो सिंध हुकूमत उसकी तरदीद करती है, कहती है कि नेशनल मीडिया जो है उसको उछाल रहा है और जो हक़ाइक़ हैं वो नहीं दिखाए जा रहे। आपको वाकई लगता है कि थर में इतनी ख़राब सूरत हाल है जो मीडिया पर आती है या नहीं है? अच्छा, मेरी मीडिया से एक गुजारिश ज़रूर है कि जो भी ख़बर हो वो मुतल्लिका ज़राए से उसकी तस्दीक ज़रूर किया करें।
हेल्थ के हवाले से हो, एजुकेशन हर एक के हवाले से हो, फेडरल के हवाले से तो हम तो 24/7 आपको अवेलेबल होते हैं। इसी तरह प्रोविंसेस भी अवेलेबल हैं, तो तस्दीक किया करें। थर में मैं आपको एक खुशैन बात बताऊँ, सिंध में यानी पहले तो ये हेल्थ कार्ड सिस्टम नहीं था, ये हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन थर वाहिद जगह है जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा था पहले से भी। तो थर में तो हमारी एफर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसमें न्यूट्रिशन की इश्यूज़ हैं, माँ बच्ची के सेहत की, वो हर गरीब जगहों पे है। हमारे फाटा के एरिया को, एक्स फाटा के एरिया को देखें, हमारे बलूचिस्तान के एरियाज़ को देखें, रिपोर्ट तो सबसे ज़्यादा थर में होते हैं, इसकी वजह क्या है? थर में से न्यूट्रिशन के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत सारे रिपोर्ट हुए और उसी वजह से वो डेथ्स भी बहुत पहले से वो एक सिलसिला चल रहा है, तो उसमें इंटरवेंशन भी ज़्यादा है। लेकिन चूँकि स्केल ऑफ द प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इसलिए वो इस तरह एडिक्वेटली आपको आउटकम नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एफर्ट्स जारी है, एफर्ट्स की हम तरदीद नहीं कर सकते, विल भी है, एफर्ट्स भी है, और इंशाल्लाह ये बेहतरी भी आ जाएगी मज़ीद आपको, क्योंकि अभी जो सिंध की गवर्नमेंट है और सिंध के मिनिस्टर साहब है वो फुली कमिटेड है। क्या ठीक है जी। डॉक्टर साहब अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से यहीं से हम गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब इस वक्त अगर हम देखें, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि सेहत की वजारत है लेकिन कई सवालात उठते हैं, तनकीद होती है। माजी में ये भी कहा गया कि बाज़ जो सियासतदान हैं उनके लिए ये वजारत इस्तेमाल भी हुई। आपने जैसे हमने जिक्र किया कि जाली जो कंपनियाँ हैं उनको शायद वजारत के अंदर से भी कोई आशीर्वाद है। आप समझते हैं कि ये वजारत, इस वजारत की सियासत में भी कोई मुदाखलत रही है? हमारा एक एजेंडा ये भी है कि हम हेल्थ को एपॉलिटिकल करना चाहते हैं और इसीलिए हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट में भी उठाएंगे कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हेल्थ का पॉलिटिक्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। हमने पैंडेमिक में देखा जो पॉलिटिक्स चल रही थी, तो हम तमाम हेल्थ इंटरवेंशंस को और हेल्थ को एज अ होल इसको एपॉलिटिकल देखना चाहते हैं। हमारी तरफ से अभी तो हम है ही एपॉलिटिकल, तो हमारा तो कोई वो नहीं बन सकता, लेकिन हम एक सिस्टम की बुनियाद तो रख रहे हैं कि हेल्थ मेरिट पे चले। हेल्थ आवाम के मसाइल को हल करने के लिए सबसे बड़ा जो इंटरफेस है आवाम और गवर्नमेंट के दरमियान वो हेल्थ है। तो उसको अगर पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे उसमें तरजीहात का तयन किया जाएगा तो वो मुतासर होती है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें हम माजी में रही है सर, वो मैं माजी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि अभी से तो आपको इंशाल्लाह जो हम बुनियाद डाल रहे हैं वो फिर आगे भी गवर्नमेंट से उसको चलाएगी। डॉक्टर साहब दो आपसे मुख्तसर सवालात होंगे। एक तो जेलों में जो ख़राब सूरत हाल है, जो वहाँ पे जो कैदी हैं उनमें आप देखें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं, बच्चे हैं। फिर आपको याद होगा कि जो सिंध के अंदर एड्स के बहुत ज़्यादा केसेस आए। इन चैलेंजेस का सामना आप कैसे करेंगे? इन केसेस को आप कैसे देखेंगे? जेलों की सूरत हाल या फिर ये जो एड्स के केसेस ख़ास तौर पर लाड़काना से रिपोर्ट हुए? अच्छा, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लाड़काना से जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो तो इन्फेक्शन स्प्रेड की वजह से, यानी कंटामिनेशन उधर हुई थी। वो ड्रग यूज़र्स थे, हाँ जी हाँ, और ड्रग यूज़र्स थे, वो सिरिंजेस का इस्तेमाल रैम्पेट हो रहा था। उसको रिस्क करने के लिए तो सिंध गवर्नमेंट काफ़ी कमिटेड है। मेरी बातचीत रही है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के साथ, और उन्होंने कहा कि हम इन्फेक्शन कंट्रोल पे हम कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, और हमने टारगेट जो रिस्क ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है और हम इंटरवेंशंस को बढ़ा रहे हैं। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन से तो वो मसला हल हो जाएगा। जेल की आपने बात की, जेल भी एक हमारी जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट है और वो हेल्थ डिपार्टमेंट से, उसमें एक डेडिकेटेड सेल होता है उनका जो जेल हेल्थ सर्विसेज को देखता है, उसकी निगरानी करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसमें बेहतरी लाते हैं। तो शिकायत, चूँकि हम एक रिसोर्स क्रंच में रह रहे हैं तो वो तो आती रहेंगी, लेकिन हमारा जो आज़म है, विल है और डायरेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है। तो जहाँ भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है बेहतरी की, हम वो ला रहे हैं। तो आपके प्लान में है कि आप कुछ जेलों का दौरा करेंगे, कुछ रिपोर्ट मंगवाएंगे कि कितने केसेस हैं और कौन से केसेस हैं? जी बिल्कुल, मेरे प्लान में है। इंशाल्लाह मैं जैसे ही प्रोविंसेस के हमारे दौरे शुरू हो जाएंगे तो उसमें जेल का जो हेल्थ सिस्टम है उसको भी मैं देखूँगा इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त अगर आपके पास जो दो बड़े सरकारी अस्पताल हैं, पिम्स है, पॉलीक्लिनिक है, वहाँ पर अगर हम देखें तो जो शुगर पेशेंट है उनको इंसुलिन मिलती है, लेकिन अब ये शिकायत भी आ रही है कि वहाँ पर इंसुलिन भी दस्तयाब नहीं होती और वहाँ पर जो पेशेंट हैं उनको भी मुश्किलात है। इंसुलिन की रिपोर्ट मुझे आई थी, उसमें ये हकीकत है कि जो कंपनी बना रही थी, जो इंटरनेशनल फार्मा थी, ठीक है, उनकी कोई कंस्टेंट वही प्राइसेस की, तो वो तो सप्लाई उनकी कम होती। उनका अल्टरनेट हमने निकाला, हमने जो लोकल फार्मा इंडस्ट्री है उनको रिक्वेस्ट कर ली, तो उन्होंने अपनी इन्फ्लक्स बढ़ा दी।
तो हम इसको काउंटर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमने ड्रेप में ये किया कि लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो कि सालों लेता था, वो अब 1 महीने से कोई नहीं लेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि मज़ीद जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हम इनरोल करें ताकि वो सप्लाई शुरू कर लें। तो उसका ज़्यादा तो हम मुख्तलिफ एंगल से कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, ये जो ड्रेप हो गई, जो मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, हमने देखा है कि माजी में वज़रा के ऊपर बहुत दबाव रहा है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होते भी हैं। आप भी समझते हैं कि इन कंपनीज़ का, ड्रेप का वज़ीर के ऊपर वाकई दबाव होता है और आप उनके दबाव में आते भी हैं? दबाव शायद हो, लेकिन मैं मैसेज आपके तवासुत से दे दूं कि कोई दबाव हमें ब्रेक नहीं कर सकेगी, क्योंकि हम बड़े क्लियर हैं, अपने एजेंडे में भी क्लियर है, हमने क्या करना है हम इस पे क्लियर हैं, और अल्लाह ने स्किल्स भी दी है, तो इंशाल्लाह हमने कुछ साबित करके जाना है। तो ये वक्तन बवक्तन शायद ये जानबूझ के भी कहा जाता है कि मेडिसिन जो वो बना नहीं सकते ताकि कोई दबाव डाला जा सके। देखिए, वो एक बिजनेस टैक्टिक्स तो ज़रूर है, उसमें कुछ रियलिटीज़ भी हो, शायद के जो डॉलर और रुपये की पैरिटी में जो डिफरेंस आई है उससे शायद कुछ उस पर असर पड़ा हो, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स मुझे आ रही हैं ड्रेप की, वो इस तरह नहीं कह रहे हैं कि 206 मेडिसिन में हैं, वो कह रहे हैं कि शायद कोई 10-12 मेडिसिन हैं जिसमें मुश्किल आ रही है मैन्युफैक्चर करने में, लेकिन उसका ज़ाला भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।